तारीख़ मुल्तान पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक शहर है और ये सूबे के जुनूबी हिस्से में वाक़ है और तारीख में खड़ा है। इसकी आबादी 5.36 मिलियन है। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक ये पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है। ये दरियाए चनाब के बिल्कुल मशरिक़ में कम वाओ बेश मुल्क के जोग्राफियाई मरकज़ में और कराची से सड़क के ज़रिए तकरीबन 885 किलोमीटर के फासले पर बनाया गया है। मुल्तान को पैरों और मज़ारों का शहर कहा जाता है और ये बाजारों, मसाजिद और शानदार डिज़ाइन करदा मकबरों का एक खुशहाल शहर है। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान के बड़े शहरों और दीगर बैनुल अक़वामी ममालिक के लिए परवाज़ों को जोड़ता है। शहर की सनतों में मेटल वर्किंग, आटा, ऑयल मिलिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, खाद, साबुन और ग्लास शामिल हैं। मुल्तान अपनी दस्तकारी खुसूसन मिट्टी के बर्तनों और तामचीनी के काम के लिए भी जाना जाता है। बर्रे सगीर के कदीम तरीन शहरों में से एक मुल्तान का नाम सूरज देवता के मंदिर में एक बुत से अख्ज़ किया गया है, जो क़ब्ल अज़ मुस्लिम दूर का मज़ार था। इस शहर को सिकंदर आज़म ने फतह किया। BC चीनी बुद्ध मत के स्कॉलर शुअन सेंग ने AD 641 दौरा किया, जिसे अरबों ने 8वीं सदी लिया और 1005 में गजना के मुसलमान तर्क फातेह महमूद ने इस पर कब्जा कर लिया और 1398 में तैमूर की तरफ से 16वीं और 17वीं सदी में मुल्तान ने मुगल बादशाहों के दौर में अमन का लुत्फ उठाया। 1818 में इस शहर पर सिखों के रहनुमा रंजीत सिंह ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने इसे 1848 से लेकर 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी तक अपने पास रखा। निशानात में एक पुराना किला शामिल है, जिसमें 14वीं सदी के 2 मुसलमान संतों के मकबरे हैं। 200 कबल मसीह मुल्तान की कदीम तरीन तारीख इसरार और अफसानों की धुंध में मिट जाती है। ताहम अक्सर मौर्रिखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुल्तान किसी शकवा व शुबह से बालातर है। वही मायूस है जिसे सिकंदर ने फतह किया था, जिसे यहाँ जबरदस्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। किला पर कब्जा करने के लिए लड़ते हुए वो जानलेवा जख्मी हो गया। पहली बार इसकी मुक़द्दस ढाल, जो उसने एलिवन एथीना के मंदिर से उठाई थी और जिसे वो अपनी तमाम लड़ाइयों में हमेशा उसके सामने ले जाता था, मिट्टी में लुढ़क कर जमीन पर गिरकर बेहोश होकर खून बह रहा था। उसके जख्म, लेकिन ये वो मंजर था जिसने मकदूनियों को मुतासिर किया और अपने बादशाह को इस हालत में देखकर इन्होंने हल्का फुल्का हमला किया और सिकंदर को मजीद नुकसान पहुंचाए बगैर किला पर कब्जा कर लिया। ताहम इस जंग के बाद सिकंदर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुआ और वापस बाबल जाते हुए इसकी मौत हो गई। 400 से 600 ईस्वी तारीख 6 सदियों से ज्यादा अरसे से खामोश है, यानी 454 ईस्वी तक, जब सफेद हन वशी खाना बदोशों ने अपने रहनुमा तोरमन के झंडे तले मुल्तान पर हमला किया। एक शदीद लड़ाई के बाद फतह तो हासिल कर ली, लेकिन ज्यादा देर क़याम न किया और तकरीबन 200 साल तक हिंदू राज एक बार फिर जारी रहा। 600 से 700 ईस्वी मुल्तान की इसके बाद की तारीख अच्छी तरह से कायम है और दुनिया के मशहूर सयाहों, अदीबों और मौर्रिखीन ने क्रॉस सेक्शन पर काफी से ज्यादा रोशनी डाली है, जिन्होंने 641 ईस्वी में चीनी मौर्रिख हेवन सॉन्ग समेत मुल्तान का दौरा किया था। ली, जो कि 5 मील के बराबर है, इन्होंने मिट्टी को अमीर और ज़रख़ीज़ करार दिया और तकरीबन 8 देव मंदिरों का जिक्र किया। इन्होंने ये भी बताया कि लोग बुद्ध राज में यकीन नहीं रखते। शहर बहुत ज्यादा आबादी वाला है। सूरज के लिए वक्फ अजीम उश्शान मंदिर बहुत शानदार और बहुत ज्यादा सजाया गया है। सुन देवा की तस्वीर, जिसे मतरा के नाम से भी जाना जाता है, इसे जर्द सोने से सजाया गया है और इसे नायाब जवाहरात से मुज़य्यन किया गया है। इसकी इलाही बसीरत पुरस्कार तौर पर जाहिर हुई और इसकी रूहानी ताकतों ने सब पर वाज़ेह कर दिया। और उसी तरह मुल्तान का दौरा मुसलमानों के हथियारों ने सबसे पहले खलीफा अबू बकर के दौर में 44 हिजरी 664 ईस्वी में किया, जब अरब जर्नैल मुहिब, बाद में फारिस और अरब के एक नामवर कमांडर ने वली के कदीम दारुल हुकूमत में घुस लिया। वो बहुत से जंगी कैदियों के साथ वापस आया। ताहम ऐसा लगता है कि इस मुहिम का रुख मुल्क की तलाश की तरफ था, क्योंकि बज़ाहिर फतह को बरकरार रखने की कोई कोशिश नहीं की गई। 700 से 800 ईस्वी अजीम मुस्लिम जर्नैल मोहम्मद बिन कासिम ने 712 हमज़ा में इस बर्रे सगीर पर हमला किया और सिंध और मुल्तान को फतह किया। 7 दिन तक जारी रहने वाली शदीद और तवील जंग के बाद ये शहर फतह हुआ। मुसलमान फौज के कई नामवर अफसरों ने जंग में अपनी जान कुर्बान की, लेकिन हिंदू फौज को शिकस्त हुई। जवाहिर बहूर, मशहूर अरबी तारीख के मुसन्निफ, ने अपनी किताब में लिखा है कि मुल्तान उस वक्त सोने का घर कहलाता था। यहाँ एक अजीम मंदिर था जिसे सूरज मंदिर भी कहा जाता था। इतना बड़ा कि इसमें मुल्क के कोने कोने से हजारों लोग हज के लिए आते थे और अपनी दाढ़ी और सर मंडवाते थे।
एहतराम का 800 से 900 ईस्वी खलीफा मंसूर और मुतसम बलिया के अदवार में मुल्तान पर कई बार अरबों ने हमला किया। 9 सफर सफर 1 सफर 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 ईस्वी इब्न खरदबा ने अपनी किताब सड़कों और ममलुकतों की किताब में बयान किया है कि मुल्तान सजिस्तान के दारुल हुकूमत ज़रानी से 2 माह की मसाफत पर है। उसका नाम फर्ज है क्योंकि मोहम्मद इब्न कासिम हुज्जाज के लेफ्टिनेंट ने बहुत ज्यादा मिकदार में दरियाफ्त किया था। शहर में सोना जिसे खलीफा के खजाने में भेज दिया जाता था, इसलिए उसे अरबों ने सोने का घर कहा था। बगदाद के अल-मुसौदी जिसने 303 हिजरी 915 ईस्वी में वादी सिंध का दौरा किया था, अपनी किताब गोल्ड के मैदान में मुल्तान के बारे में जिक्र किया है कि मुल्तान मंसूरा के 75 सिंधी फरसिंगों में से एक है। मुसलमानों के सरहदी मकामात और इसके पड़ोस में 1,20,000 कस्बे और देहात हैं। अल-मुसौदी ने इस बुत का जिक्र भी किया और बताया कि किस तरह मुल्क के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग जियारत के लिए मुल्तान जाते हैं। अपनी परेशानियों और मजहबी जिम्मेदारी की तकमील के लिए वो इसके आगे रुपया, कीमती पत्थर, हर कस्म के अतर और मसब्बर की लकड़ी का नजरान पेश करते हैं। इफ्तिखार की तसखारी या परसिपोलिस जिसने 10वीं सदी 340 हिजरी 951 ईस्वी के वस्त के बारे में लिखा था और बगदाद के नौकल जिन्होंने इस्तिखारा पर अपने काम की बुनियाद रखी थी, मुल्तान के बारे में चमकते हुए बयानात देते हैं जिसे इन्होंने एक बड़ा मजबूत किला करार दिया है और नाकाबिल तस्खीर शहर सिंध के कदीम मुस्लिम दारुल हुकूमत मंसूरा के तकरीबन निस्फ साइज। इन्होंने मुल्तान के बुत के बारे में भी जिक्र किया कि हिंदुओं की तरफ से इसकी बड़ी ताज़ीम की जाती है जो हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों से उसकी तरफ आते हैं। सुल्तान सुबुक्तदीन अफगान बादशाह ने मुल्तान को फतह किया, लेकिन 4 साल बाद 980 ईस्वी में उसे करामती कबीले के एक सरदार ने फतह कर लिया जिसने कुछ अरसे तक इस पर हुकूमत की। 1 सफर 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 से 1 सफर सफर ईस्वी महमूद गजनवी ने पहली बार मुल्तान पर हमला किया, उसे फतह किया और बहुत से हिंदू मंदिरों को मुनहदिम किया। इसने मशहूर सूरज मंदिर को भी मुनहदिम कर दिया। महमूद गजनवी ने 1010 हमजा में मुल्तान पर दूसरी मर्तबा हमला किया और उसे फतह किया, लेकिन ज्यादा देर क़याम न किया। 1 सफर सफर से 1 सफर सफर ईस्वी सुल्तान शहाबुद्दीन जिसे मोहम्मद गबूरी के नाम से भी जाना जाता है, बिलाखिर पृथ्वीराज को शिकस्त देकर हिंदुस्तान को फतह कर लिया। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली में अपनी पोजीशन मजबूत करने के बाद मुल्तान के खिलाफ फौजी हमले की क़यादत की और इसे फतह किया। यूं मुल्तान जो कि अरब हुक्मरानों के मातहत तकरीबन आज़ाद रह चुका था, गजनवी के घर का मोहताज बन गया। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने करमानी को मुल्तान और उज का गवर्नर मुकर्रर किया। 1 सफर सफर से 3 सफर सफर 1218 ईस्वी में चंगेज खान ने मगरबी तुर्किस्तान पर हमला किया और मुल्तान की अगली 3 सदियों की तारीख अमली तौर पर मगरबी और वस्ती एशिया से आने वाली दरानदाजियों की तारीख है जिस पर चंगेज के हमले ने जन्म लिया। उस दौर में मुल्तान बराए नाम तौर पर दिल्ली सल्तनत के ताबे था। ताहम 2 अदवार ऐसे थे जब मुल्तान अमली तौर पर दिल्ली से आज़ाद एक अलहदा मुमलिकत था। बाज़ औक़ात ये सूबा ताकतवर गवर्नरों के पास था जो अगरचे आज़ादी हासिल करने में नाकाम रहे, लेकिन उस वक्त की ख़ानदानी तब्दीलियों के ताकतवर अवामिल थे। मुल्तान की इंतज़ामिया को खरासान और वस्ती एशिया से मुग़लों के बार बार हमलों को पसपा करने में दिल्ली सल्तनत की मसरूफियत का सामना करना पड़ा। 1284 ईस्वी में तैमूर खान के मातहत मुग़लों ने शहजादा मोहम्मद को शिकस्त दी और कत्ल कर दिया, जिसे शहीद शहजादा कहा जाता है, जिसने उस वक्त मुल्तान पर हुकूमत की। 1305 ईस्वी में ऐबक खान की क़यादत में होने वाले हमले को नाकाबिल शक जंगजू गाजी बैग तुगलक ने पसपा कर दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने हमला उनको 29 मरतबा शिकस्त दी थी। 1327 ईस्वी में तरमशीरीन खान के मातहत एक फोर्स ने जिला पर कब्जा कर लिया और रिश्वत की अदायगी पर पीछे हट गई। 3 सफर सफर से 4 सफर सफर ईस्वी दिल्ली सल्तनत के क़याम के बाद मुल्तान इसकी मगरबी सरहद बन गया। इब्तिदा में इस पर नासिरुद्दीन कबाचा की हुकूमत थी, फिर जियालुद्दीन मनाकबरनी ने इस पर कब्जा कर लिया और आखिर में शमसुद्दीन अलतमिश ने इस पर कब्जा कर लिया। जब बलबन ने अपने सरहदी मुहाफिज को मजबूत किया तो उसने अपने बड़े बेटे सुल्तान मोहम्मद खान शाहिद को यहाँ तैनात किया और उसे दिफा का जिम्मेदार बना दिया। उनकी सरपरस्ती में अमीर खुसरो और हुस्न दहीवी मुल्तान में रहते थे और अपनी नज़में लिखते थे। ताहम मुल्तान मुसलसल मंगोल हमलों का शिकार रहा। इन मंगोल दबाव को पूरा करने के लिए गैसुद्दीन तुगलक को फ्रंटियर मार्चेस का वार्डन मुकर्रर किया गया। मुल्तान से वो दिल्ली का सुल्तान बना। मुल्तान तगलकों के जेर तसल्लुत रहा, यहाँ तक कि उसे 1397 ईस्वी में अमीर तैमूर ने फतह कर लिया। इस तवील अरसे के दौरान मीवटन की खुशहाली बल्ला रोक टोक बढ़ी।
یہ اس دور میں تھا جب شہر کو اہم یادگاروں سے آراستہ کیا گیا تھا، جس نے میوتانی آرکیٹیکچر کا ایک خاص اسکول قائم کیا۔ بہاؤالدین زکریا، شاہ رکن الدین، رکن عالم اور شمس سبزواری کے مقبروں نے ملتان کو ہند مسلم فن تعمیر میں ایک منفرد مقام دیا ہے۔ مذکورہ اولیاء کے ان مقبروں کی موجودگی نے اس شہر میں ایک مذہبی لہجہ بھی شامل کر دیا ہے۔ 1397 ء میں تیمور کا حملہ ہوا، جس کی فوجوں نے اچ اور ملتان پر قبضہ کیا، تیمبا کو توڑ دیا، راوی کے کھوکھروں پر چڑھائی کی اور بیاس کے پار پاکپتن تک پہنچ گئے۔ ہندوستان میں خضر خان سید نے تیمور کے نام پر مملکت پر حکومت کی، لیکن بغیر کسی خود مختار لقب یا شاہی اعزازات کے۔ اس کے پوتے سید محمد کے پریشان حال دور حکومت میں ملتان میں لنگا نامی افغانوں کے درمیان بغاوت شروع ہو گئی۔ آخرکار لانگا کے سرداروں میں سے ایک نے سلطان قطب الدین لانگا کے لقب سے اپنے آپ کو ملتان کا بادشاہ قرار دیا۔ اسی سالوں کے دوران جب ملتان لانگا خاندان کے زیر قبضہ رہا، یہ ہندوستان اور قندھار کے درمیان کارواں کا اہم راستہ بن گیا۔ تجارت اور زراعت نے ترقی کی۔ چناب اور گھاگرا کے کناروں کے ساتھ ساتھ دریائے سندھ کی کچھ زمینیں کاشت کی گئیں اور ایک بار پھر خوشحالی پھیلی۔ 1500 سے 1600 1526 عیسوی میں شاہ حسین ارغول نے مغل شہنشاہ بابر کی طرف سے میدان پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنے بیٹے مرزا عسکری کو عطا کیا۔ مرزا لنگر خان کی مدد سے، جو سلطان محمود لانگا کے طاقتور امیروں میں سے ایک تھا، بابر کے باقی دور میں ملتان پر قابض رہا۔ بابر کی موت کے بعد ہمایوں نے خود کو ملتان، در حقیقت پورا پنجاب، اپنے بڑے بھائی کامران مرزا کے حوالے کرنے پر مجبور پایا۔ شہزادے نے لاہور میں اپنا دربار قائم کیا اور اپنے ایک ارنی کو ملتان کی دیکھ بھال کے لیے تعینات کیا۔ ہمایوں کی فارس کی طرف پرواز کے بعد پیدا ہونے والی الجھن کے دوران سلطنت ملتان پر بلوچوں نے ان کے سردار فتح خان کے ماتحت قبضہ کر لیا، جنہوں نے اسے شیر شاہ سوری کے کمانڈروں میں سے ایک ہیبت خان کے حوالے کر دیا۔ ان کی خدمات سے خوش ہو کر شیر شاہ سوری نے ہیبت خان کو ملتان کی سلطنت عطا کی۔ 1600 سے 1700 1555 عیسوی میں جب ہمایوں نے ہندوستانی تخت پر دوبارہ قبضہ کیا تو ملتان کو بھی مغلیہ سلطنت میں ضم کر دیا گیا۔ ابوالفضل نے عین اکبری میں ذکر کیا ہے کہ ملتان سلطنت کے سب سے بڑے صوبوں میں سے ایک تھا، جس میں فارس کی سرحدیں بھی شامل تھیں۔ اس کی حدود میں بلوچستان، سندھ، شکارپور اور ٹھٹھہ کے علاوہ دوابوں کا ایک حصہ اب لاہور سے منسلک ہے۔ ملتان میں چاندی اور تانبے کے سکن کے لیے ایک شاہی ٹکسال دہلی، آگرہ اور چند دیگر مقامات پر قائم کی گئی تھی۔ مغل شہنشاہوں کے دور میں ملتان نے ایک طویل عرصہ امن کا لطف اٹھایا اور اسے دارالامان، امن کا شہر کہا جاتا تھا۔ 1548 حمزہ سے 1748 حمزہ تک 200 سال سے زائد عرصہ تک پنجاب کے اس حصے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ان پرامن حالات کے نتیجے میں کاشتکاری میں اضافہ ہوا، خاص طور پر دریائی علاقوں میں، اور تجارت کو فروغ ملا۔ اس طرح ملتان تجارت کا ایک مرکز بن گیا۔ یہ شہر ایک صوبے کا صدر مقام بن گیا جس نے پورے جنوبی مغربی پنجاب کا احاطہ کیا، اور بعض اوقات اس میں سندھ بھی شامل تھا۔ 1700 سے 1800 عیسوی مغلیہ سلطنت کے زوال کے وقت ملتان پہلے تو اس تباہی سے بچ گیا تھا جس کا تجربہ بر صغیر کے دیگر حصوں نے کیا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ افغانستان سے ہندوستان جانے والے حملہ اور ان کے راستے میں تبدیلی تھی، کیونکہ یہ لاہور سے ہوتا ہوا تھا۔ چنانچہ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی فوجیں ملتان کو بغیر کسی نقصان کے چھوڑ گئیں۔ دہی سلطنت کا حصہ رہنے کے بعد ملتان 1752 میں کابل کے افغان بادشاہوں کی وفاداری کی وجہ سے ایک صوبہ بن گیا۔ اس دور میں ملک پر پٹھان نکالنے کے گورنروں کی حکومت تھی اور کابل کے سدوزیوں کی حکومت تھی۔ سدوزیوں نے 66 سال سے زیادہ ملتان پر حکومت کی، لیکن عام حالات ہنگامہ خیز رہے۔ لاہور میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے بعد سکھوں نے 250 میل سے زیادہ جنوب مغرب کی طرف مارچ کیا۔ انہوں نے دریائے سندھ کو عبور کیا اور اپنے کمانڈروں سردار ہری سنگھ بھنگی اور اس کے بیٹوں چنڈا سنگھ اور گنڈا سنگھ کے ساتھ ہیرا سنگھ کے ماتحت ڈیروں میں گھس گئے۔ سکھوں نے سب کچھ تباہ کر دیا، بہت سے گاؤں لوٹ لیے اور لوگوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا، گھروں کو جلا دیا۔ مسلمانوں نے آگ لگا دی اور کئی مساجد کو منہدم کر دیا۔ بلاخر جھنڈا سنگھ اور گنڈا سنگھ کی کمان میں وہ 9 مارچ 1764 21 رمضان 1178 ہجری کو ملتان کے سامنے پیش ہوئے اور اس کے مضافات کو لوٹ لیا، لیکن لاکھوں روپے جمع کرنے کے بعد واپس لوٹ گئے۔ 1800 سے 1900 1818 عیسوی کے آغاز تک رنجیت سنگھ 25,000 فوجیوں پر مشتمل ایک بڑی فوج تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو ضروری سامان سے لیس تھا، جسے اس نے اپنے سب سے قابل اعتماد جنرل دیوان میں سے چند کے ماتحت رکھا۔
मुहिम की तमाम तर जिम्मेदारी एक साथी खड़क सिंह को सौंपी गई और दस्ता बड़ी शान व शौकत के साथ मुल्तान के लिए रवाना हुआ। मशहूर जमजमा बंदूक भी मुल्तान पहुंचा दी गई। नवाब मुजफ्फर खान सदोज़ई, जो गुज़श्ता 29 साल से मुल्तान के गवर्नर थे, बहादुरी से लड़े लेकिन मुल्तान को सिखों के चुंगल से बचाने में नाकाम रहे। मुजफ्फर खान की मौत दरअसल मुल्तान में मुसलमानों की हुकूमत की मौत थी। किला पर कब्जा करने के बाद सिख सिपाहियों को आतिशज़नी और बेहयाई के लिए छोड़ दिया गया और लतीफ़ दर्ज है, शहर और किला अब सिख फौजों के हाथों लूटने के लिए छोड़ दिया गया था। इस मौका पर सिखों की तरफ से जबरदस्त तबाही मचाई गई। किले के तकरीबन 400 से 500 मकानात जमीन बोस हो गए और उनके मालिकान को उनके तमाम सामान से महरूम कर दिया गया। नवाब से ताल्लुक रखने वाले कीमती पत्थर, जेवरात, शाली और दीगर कीमती अशिया को दीवान रामदयाल ने महाराजा के मुआयने के लिए एहतियात से बांध कर रख दिया था और वहां के बाशिंदों के पास कुछ भी नहीं बचा था, जो कि सैकड़ों को शहर की बोरी में मारे जाने के काबिल था, और यकीनन कोई ऐसा शख्स था जो नुकसान और तशद्दुद दोनों से बच गया हो। पंजाब और मुल्तान में सिखों की हुकूमत बगैर किसी रोक टोक के जारी रही, लेकिन अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हुए सिख सतलज को अबूर करके बरतानवी इलाके में दाखिल हो गए। इन्होंने कुछ गांव भी लौट लिए। ये 8 दिसंबर 1845 को हुआ। इस मुहिम जोई का नतीजा एक जबरदस्त जंग और सिख फौज की अबरतनाक और जिल्लत आमेज शिकस्त थी। इसके बाद अंग्रेजों और सिखों के दरमियान एक मुआहदा हुआ। नए मुआहदे के तहत लाहौर में एक कौंसिल NF रेजनेसी कायम की गई, जिसने अंग्रेजों को बहुत से इंतजामी मामलात में मदाखलत करने का इख्तियार दिया। मुआहदे की दफात को मद्देनजर रखते हुए बरतानवी बाशिंदे ने सिख इलाकों में इश्तिहारी वजारत को मुनज़्ज़म करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात मुतारफ करवाए थे। इन इक़दामात को दीवान मूल राज ने भी नाफिज करना था, जो मुल्तान का सिख गवर्नर था। ताहम ये तब्दीलियां दीवान के तमाम मफादात के लिए नुकसानदह थीं, क्योंकि उनसे ताजरों और ताजरों पर इसका सख्त कंट्रोल मुतासिर हुआ। रहायशी का दूसरा फैसला जिसने दीवान मोई राज को धचका पहुंचाया वो था ज़िले अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों का आगाज। ऐसी अपीलें लाहौर दरबार ने सुनी थीं। इन इक़दामात ने दीवान को गुस्सा दिलाया, क्योंकि वो उसे अपने हुकूक की खिलाफ वर्जी समझता था। चुनांचे बरतानवी दीवान मूल राज के तौहीन आमेज रवैया को देखते हुए पहले इस्तीफ़ा दिया, फिर अपना इरादा बदला और कुछ अर्सा जारी रहने पर आमादा हो गए। बाद अज़ां 24 मार्च 1848 को उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया और सरदार खान सिंह को मुल्तान का नया दीवान मुकर्रर किया गया, जबकि 2 बरतानवी अफसरों PA वेंस एग्न्यू और LTWA एंडरसन को इंतजामिया की देखभाल के लिए मुकर्रर किया गया। जब ये अफसरान मुल्तान पहुंचे तो दीवान मूल राज ने उनका इस्तकबाल किया, लेकिन उनके मुशीरों ने इन्हें अपना इरादा बदलने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान शहर में हंगामा फैल गया। इस तरह बेबस दीवान सिख फौज के हाथ में एक आला बन गया, जिसने बगावत कर दी और 2 अंग्रेजों को कत्ल कर दिया गया। बागी सिपाही मूल राज के गर्द जुमा हो गए और इन्हें अपना लीडर करार दिया। इस खली बगावत ने लाहौर में बरतानवी हुकूमत को गुस्सा दिलाया और इन्होंने फैसला किया कि मुल्तान पर कब्जा करके बरतानवी इलाके में शामिल कर दिया जाए। चुनांचे बरतानवी हुकूमत ने मुल्तान पर कब्जा करने के लिए अव्वलीन तरजीही बुनियादों पर बनू से बम्बई तक फौजी जुमा की और साल के आखिर तक मुल्तान को चारों तरफ से घेर लिया गया। दिसंबर 21, 1848 को ब्रिगेडियर डेंडास की ज़ेर क़यादत बम्बई डिवीजन भी मुल्तान पहुंच गया। दिसंबर 27 को एक बरतानवी कालम ने मुज़ाफ़ाती इलाकों पर हमला किया और मूल राज की रहाइशगाह आम खास पर बमबारी की गई, जबकि 3 दीगर कालमों को हुक्म दिया गया कि वो दुश्मन की तवज्जो हटाने के लिए मोड़ दें। फासद फोर्सेस ने दोपहर और शाम 4 बजे तक मोड़ शुरू किया। नवाही इलाकों की पूरी लाइन बशमूल सावन माल का मकबरा, शम्स सब्ज़वारी की नीली मस्जिद और आम खास की छावनियां अंग्रेजों के कब्जे में थीं। बम्बई की मकामी राफलस दरअसल शहर के एक दरवाजे से दाखिल हुई। दरी असना एक मार्टर के गोले ने किले के अंदर मौजूद मैगजीन को उड़ा दिया। 5000 मन पाउडर पर मुश्तमिल है। धमाके से अजीम मस्जिद और बहाउद्दीन ज़करिया के मकबरे का बुलंद गुंबद तबाह हो गया। 2 जनवरी 1849 को खूनी ब्रिज और डेही गेट में खिलाफ वर्जियों की इत्तला मिली और तूफानी पार्टियों ने पेशकदमी की और दरमियानी खाई को अबूर किया, लेकिन शहर की दीवार 30 फीट की ऊंचाई के साथ बरकरार पाई गई, जो मुकम्मल तौर पर नाकाबिल तस्खीर है। एक इंतहाई खूनरेज़ जद्दोजहद हुई और अंग्रेज इस शहर के मालिक बन गए। एक बार फिर लतीफ का हवाला देते हुए, मुहासरे के दौरान खौफनाक कत्ल आम हुआ था और बरतानवी आर्डिनेंस का खौफनाक असर था।
मुल्तान के तबाह शुदा कस्बे ने एक जबरदस्त तूफान से तबाह शुदा और टूटे हुए जहाज की शक्ल पेश की थी, जिसने उसे एक गैर आबाद साहिल पर पहुंचा दिया था। सड़कें मकतूल सिक्कों से बिखरी हुई थीं, जिनके लंबे लंबे ताले हवा से उड़ा दिए गए थे। एक भी घर या दीवार अंग्रेजों के गोलों से बच नहीं पाई थी। बमबारी से मूल राज 3000 से ज्यादा लोगों के साथ किला की तरफ रिटायर हो गया। बाकी सब मुंतशिर हो गए और उनको जुमा करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन मूल राज अब आखिरी हद तक गिर गया था, जिसने किला के अंदरूनी हिस्से को तबाह कर दिया था। हर सिपाही गैरीशन का अपने खाने के लिए गंदुम पैसने का पाबंद था। मूल राज के चीफ मुशीरों ने फौरी तौर पर इस पर हथियार डालने के लिए दबाव डाला और उसने वादा किया कि या तो वो ऐसा करेगा या जहर खा लेगा। आखिरकार उसे अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और यही मुल्तान पर सिखों की हुकूमत के साथ साथ लॉर्ड मार का खातिमा था, जो सिखों की हुकूमत की अहम खुसूसियत थी। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि इस जंग में मुल्तान के बाशिंदों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। ये पावर गेम की तारीख में एक और इजाफा था और मुल्तान की गलियों में खूनरेज़ी देखने में आई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जिंदगी मामूल पर आ गई। 19 सफर से 1947 ईस्वी ताहम बर्रे सगीर पर अंग्रेजों का गढ़ मजबूत से मजबूत होते ही मुल्तान अपनी अहम हैसियत खो बैठा। अगरचे खित्ते में अमन कायम हुआ, लेकिन कोई हकीकी पेशरफ्त नहीं हुई। 1947 में जब आज़ादी मिली तो मुल्तान एक भूला हुआ खित्ता था। कोई सनत नहीं थी, कोई आला और पेशा वराना तालीमी इदारे नहीं, कोई आला मेयारी हस्पताल नहीं। उस कदर के पूरे शहर में एक भी तफरीही पार्क नहीं था। ये एक शहर की तरह लग रहा था, हालांकि इसकी आबादी तकरीबन 1 लाख थी। पुराने किले की जगह टूट फूट का शिकार थी। कांटेदार झाड़ियां और गड्ढे इसकी तबाही की खौफनाक कहानी सुना रहे थे। ज्यादातर सड़कें गैर मीठी थीं और सेवरेज का निजाम इतना खराब था। आज़ादी के बाद से जिला की तारीख बुनियादी तौर पर सहूलियात की तौसी से जुड़ी हुई है, सिवाय चंद मामूली तब्दीलियों के। पाकिस्तान बनने के बाद मुल्तान 1947 से 48 में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी तादाद में पनाहगुज़ीन आए और वहाँ आबादकारी के मसाइल थे। 1947 से 57 के दौरान मुल्तान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने 15 हाउसिंग स्कीमें शुरू की, जिनमें हुसन परवाना कॉलोनी, हाफिज कॉलोनी, शमीश आबाद कॉलोनी, वलायत आबाद कॉलोनी, अब्दाली कॉलोनी, जमालपुर कॉलोनी, वकील कॉलोनी, चौक गुलदीन कॉलोनी वगैरह शामिल हैं। स्कीमें मुमताज आबाद और गिलगशत कॉलोनियाँ मुंदरिजा झैल पेशरफ्त काबिल जिक्र हैं। नश्तर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल 1955 में कायम हुआ। 1953 में गैस की दरियाफ्त के बाद खाद की फैक्ट्री, पावर स्टेशन और कई सनती यूनिट्स कायम हुए। 1960 में राटरस कॉलोनी अपनी मदद आपकी बुनियाद पर कायम की गई। रेडियो स्टेशन 1966 में कायम किया गया था। पाक अरब फर्टिलाइजर फैक्ट्री 1962 में तामीर की गई थी। नई मुल्तान हाउसिंग स्कीम मासूम शाह रोड पर 1970 की दुहाई के आखिर में शुरू की गई थी। MIT को 1976 में मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में अपग्रेड किया गया। डेली अलाउंस की जानिब से मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे बशमूल हाउसिंग स्कीमें, बस असटीनेट, ट्रक असटीनेट और सड़कों के मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी 1975 में कायम हुई। स्टेट बैंक ने 1979 में मुल्तान में अपनी शाख कायम की। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बंचा 1981 में कायम हुआ। उस वक्त नारदरन बाईपास और मुल्तान सदरन बाईपास की तौसी बेहतरी का काम जारी है। शहर के जुनूब मगरिब की तरफ एक इंडस्ट्रियल स्टेट कायम की गई है। मुतअद्दिद दीगर तरक्याती मंसूबे ज़ेर तकमील हैं। मुल्तान की मौजूदा 2023 आबादी का तखमीना तकरीबन 5.36 मिलियन है। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।